वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां अपना टॉपिक चल रहा था काइनेटिक केमिस्ट्री। और बच्चों, काइनेटिक केमिस्ट्री में हम समाकलित वेग समीकरण पढ़ रहे थे। और समाकलित वेग समीकरण में हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की चर्चा कर रहे थे। तो हमने बात की थी शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और बच्चों, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने इसकी परिभाषा देख ली थी। और परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि जिन अभिक्रियाओं के लिए दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग जीरो होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों का योग शून्य होता है, उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें शून्य कोटि रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। फिर हमने ये अभिक्रिया लिखी आर से पी। तो इस अभिक्रिया के लिए हम परिभाषा से लिखे, तो देखो, वेग नियम, वेग समानुपाती किसके होता है? क्रियाकारकों की सांद्रता के। और यहाँ पर क्रियाकारकों की सांद्रताओं का घातों का योग कितना है? शून्य। तो ये लिख दिया शून्य। समानुपाती अच्छी हटाते हैं, वेग इज इक्वल के आर की घात जीरो। और बच्चों, जब किसी पदार्थ में सांद्रता की घात जीरो होती है, मतलब उसमें परिवर्तन क्या होता है? इकाई। तो अपने पास था वेग इज इक्वल के, यह आया था अपने पास। अब बच्चों, इसके बाद वेग का प्रदर्शन किया हमने। तो वेग का जो आपको प्रदर्शन करना है, वो प्रदर्शन कहां से करना है इस अभिक्रिया के लिए? तो देखो, हम क्या लिख सकते हैं? इस वेग की जगह मैं लिख सकता हूं डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल क्या रह गया? के। और देखो, आर क्या अभिकारक है? अभिकारक है, मतलब अपने पास क्या जाएगा? या नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये था आपके अवकलित समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, यहां से वापस स्टार्ट करते हैं, आर से पी। और इसके लिए लिख लिया हमने वेग समानुपाती, अपने आ गया आर। और शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो सांद्रता की घात क्या जाएगी? जीरो। तो वेग बराबर आ जाएगा आपके के, और आर की घात क्या जाएगी? जीरो। जब ये किसी भी पदार्थ की सांद्रता की घात जीरो है, मतलब उसका मान क्या है? एक। तो वेग इज इक्वल आ गया अपने पास के। इस अभिक्रिया के लिए वेग का प्रदर्शन करें, तो डी आर बट्टा ये डी टी आ गया, बराबर आपके के, और ये माइनस का साइन आ गया। अब देखो, इसको यहां तक हमने पढ़ लिया था। यह आपका इक्वेशन एक है, अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। अब इस अवकलित वेग समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, आराम से देखो। तो सबसे पहले वक्र गुणा करें, तो माइनस डी आर और इज इक्वल रह गया आपके के डी टी, ये रह जाएगा। इस पूरे पद को नेगेटिव से गुणा कर दूं मैं, तो ये रह गया आपके डी आर इज इक्वल माइनस के डी टी। ये अपने पास क्या आ गया? डी आर इज इक्वल माइनस के डी टी आ गया अपने पास यहां से। अब ये जो पद है, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन दो। इसको क्या दे देते हैं? इक्वेशन दो। तो इक्वेशन दो का क्या कर देते हैं? इक्वेशन दो का समाकलन करना। इक्वेशन दो का समाकलन करने पर, तो देखो, इक्वेशन दो तक हमने नॉर्मली किया गया, पहले दर नियम
या धर्मानुपाती क्रिया नियम लगाया, फिर हमने समानुपाती आचरण किया, सांद्रता का 0 मतलब 1 तो आ गया, वेग का प्रदर्शन किया है, वज्र गुणा किया और माइनस हटाने के लिए इस पूरे पद को क्या किया है, नेगेटिव से गुणा करने पर, और जैसे नेगेटिव से गुणा किया तो आपके इक्वेशन 2 आ गया, और जो इक्वेशन 2 आया इस इक्वेशन 2 का क्या कर लेते हैं, समाकलन बिना लिमिटेशन। तो ये आपके समाकलन का साइन डी आर क्या आपके इधर रह जाएगा माइनस, ये आपके के का स्थिरांक है और स्थिरांक का समाकलन होता नहीं है, वापिस ये डी और ये टी सोल्व कर देते हैं। तो देखो जब सोल्व करेंगे तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो शेष क्या रह गया अपने पास आर इज इक्वल क्या रह गया माइनस के, ये एक दूसरे से कट जाएंगे टी और प्लस लगा देते हैं बच्चों सी, यहां पर सी क्या है समाकलन स्थिरांक, सी क्या है अपने समाकलन स्थिरांक, और इसका प्रयोग कब करते हैं जब हम समाकलन बिना लिमिटेशन के करते हैं। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ये क्या आ गया इक्वेशन 3। भाई इक्वेशन 2 में समाकलन किया, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट, तो यहाँ केवल आर रह गया और यहाँ के टी रह गया, के का समाकलन होगा नहीं क्योंकि नियतांक है, और जब समाकलन की लिमिट भी लेते हैं तो सी लगा देते हैं इस पद को सोल्व करने के लिए, सी का मान निकालने के लिए। तो माना यहाँ पर मान लेते हैं, मानते क्या है आर जो है वो आपके क्या होगा आर नोट, और वो चुका बताया था मैंने कब होता है ये जब t बराबर 0 होता है, जब समय 0 होता है उस समय जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता को हमने आर नोट से बताया था। तो इक्वेशन 3 में आर तथा टी के मान, आर तथा टी के मान रखने पर, आर तथा टी के मान रखने पर, तो देखो यहां मान रख देते हैं तो आर की जगह क्या आ जाएगा आर नोट आ जाएगा इज इक्वल माइनस के, और टी की जगह गुणा में सी आ जाएगा प्लस सॉरी 0 आ जाएगा प्लस के रह जाएगा। सोल्व करें तो ये आपके आर नोट बराबर क्या आ गया अपने केवल सी रह गया, यह आ गया आपके पास सी का मान। यह क्या हमने ये माना कि समय 0 है, और 0 समय जब होता है उस समय प्रारंभिक सांद्रता को आर नोट से दर्शाते हैं, ये मान रख दिया तो आपके पास सी का मान आ गया आर नोट। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, देखो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अपने पास ये तो समीकरण 3 है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ये अपना इक्वेशन 3 जो है, इस इक्वेशन 3 में क्या रखते हैं वैल्यू रखते हैं। तो देखो इक्वेशन 3 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर अपना जो इक्वेशन 3 है उस इक्वेशन 3 में सी का मान रखते हैं। तो देखो आर की जगह आ जाएगा आपके आर बराबर माइनस के टी प्लस टी की जगह क्या लिख सकता हूं आर 0 लिख देता हूं। यह आ गया बच्चों आपके पास आर बराबर माइनस के टी प्लस सी। अपने को अभी पहले इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये के टी को इधर ले आता हूं तो प्लस का हो जाएगा, और इस आर को इधर ले जाता हूं तो आर नोट प्लस का, ये आर इधर आते हैं इसका हो जाएगा माइनस का। अपने को निकालना क्या है समाकलित वेग समीकरण में के निकालना है, तो आप जैसे ही के निकालोगे तो आपके क्या रह जाएगा आर नोट माइनस आर बट्टा टी, ये आ जाएगा। और अगर मान लो आपको शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक दिया हुआ समय निकालना है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा आर नोट माइनस आर बट्टा के। यह आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समय ज्ञात करने के दो हमने सूत्र बना लिए। भाई देखो यहां तक अपने नॉर्मली समाकलन किया, यहां पर सी का मान निकाल लिया हमने समय 0 और प्रारंभिक सांद्रता R0 लिख के, तो सी का मान आ गया R0,
ये मान रख दिया पक्षांतरण की क्रिया में के टी इधर आके प्लस हो गया और आर इधर आके माइनस। के ज्ञात करना है तो इन दोनों में टी का भाग लगा दो, टी ज्ञात करना है तो के का भाग। जहां देखो क्या दिया हुआ अपने को, जहां के तो क्या है अपना वेग स्थिरांक या कह सकते हो विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। टी क्या है अपने पास समय है, और बच्चों यहाँ आर जीरो क्या है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक समय पर जो सांद्रता है, आर जीरो है प्रारंभिक सांद्रता। और दूसरा अपने पास आर जो है शेष सांद्रता, शेष सांद्रता। ये अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आ गया समाकलित वेग समीकरण आ गया। एक बार लो स्क्रीनशॉट इसका। अब बच्चों यहाँ पर जो अपने ये शून्य कोटि अभिक्रिया है इस समीकरण को देखते हैं, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट। इस समीकरण को वापिस लिखता हूं मैं, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट, ये समीकरण लिखा। देखो इस समीकरण को देखो, ये क्या है, यह एक सरल रेखीय समीकरण, सरल रेखीय इक्वेशन या समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी है। तो आपका सरल रेखीय समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। देखो सेम उसी प्रकार लिखा y एक्स 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 एम यानी ढाल और सी आपके क्या है आपके अंतःकरण। तो ये देखो इस समीकरण में जहां आपको ये तो आ गया y के स्थान पर m की जगह k, x की जगह t है प्लस c की जगह r नोट। तो इसके लिए आरेख बनाए तो सरल रेखीय समीकरण में हम आरेख बना देते हैं, तो ये अपने क्या बन जाएगी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये आपका x एक्स है, ये क्या है y एक्स है। देखो x एक्स पर क्या है t यानी टाइम, y एक्स पर देखो क्या है r, ये देखो अंतःखंड है, अंतःखंड c क्या है r नोट। और ये आपके यहाँ पर क्या है, ये आपको ढाल दी हुई है यहाँ पर, और ढाल किससे रिप्रेजेंट करें हम, ये ढाल जो है आपके माइनस के। तो ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सरल रेखीय समीकरण, या आप कह सकते हो आर तथा टी में संबंध, आर तथा टी में संबंध हेतु आरेख। यह आपके बच्चों हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आर और टी में संबंध बताने वाला एक आरेख। ले इसका भी स्क्रीनशॉट आप। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट था आपके शून्य कोटि अभिक्रिया। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया हमने प्रारंभ किया था, वहां से बता देता हूं वापस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए दर नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं की धातु का योग क्या हो जीरो, उन्हें क्या कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह आपने अभिक्रिया ली आर से पी, वेग आपने दर अनुपाती क्रिया नियम कहता है, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है क्रियाकार की सांद्रता के, और सांद्रता अगर जीरो है तो शून्य कोटि कहेंगे। तो ये बन गया अपने समानुपाती है, जिनको हटाने के लिए स्थिरांक काम में लेते हैं, के ले लिया। जब किसी पदार्थ की सांद्रता की घात जीरो होती है तो उसमें परिवर्तन एक होता है, तो ये वेग बराबर क्या आ गया, हमने वेग का प्रदर्शन कल देखा था, तो वेग का प्रदर्शन कर दिया तो माइनस डी आर बटा डी टी। माइनस किसको दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है समय के साथ अभिकारकों में कमी होती है। यह आपके अवकलित वेग समीकरण आ गया। फिर हमने देखो आगे इसको सोल्व किया, ये जो अवकलित वेग समीकरण आया अपना, इस अवकलित वेग समीकरण को हमने इसमें पहले तो देखो वज्र गुणा किया, ये dt इधर आ गया, प्राप्त पद को नेगेटिव से गुणा किया तो ये माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, ये प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस। ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 का समाकलन ले लिया, तो ये समाकलन का साइन अवकलन r बराबर माइनस k। k क्या है स्थिरांक, स्थिरांक का समाकलन नहीं होगा, वापस समाकलन का साइन लगा दिया, अवकलन और t, समाकलन और अवकलन अपोजिट होते हैं, तो समाकलन अवकलन कर जाएंगे तो आपके रह गया क्या यहाँ पर शेष r,
यहाँ रह गया माइनस के और यहाँ रह गया टी। और बच्चों जब बिना लिमिट के किसी भी पद का समाकलन करते हैं तो समाकलन स्थिरांक जोड़ देते हैं, तो ये प्लस सी जोड़ दिया समाकलन स्थिरांक। सी का मान निकालने के लिए हमने मान लिया, माना जब समय t बराबर 0 है तो किसी भी अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता क्या रह जाएगी, r0 मान रख दिया। तो देखो r की जगह तो r0 लिख दिया और c की जगह लिख दिया आपने, सॉरी t की जगह 0 लिख दिया, सोल्व किया तो c का मान आ गया अपने पास c बराबर r0। जो c का मान है इसको देखो इक्वेशन 3 में रख दिया तो r बराबर माइनस kt बराबर r0 आ गया। यहां से हमने क्या किया पक्षांतरण, तो kt प्लस का हो गया r माइनस का हो गया। आपको k निकालना है तो r0 माइनस r बटा t आ गया, और ये t निकालना है तो r0 माइनस r बटा k आ जाएगा। जहां k क्या है वेग स्थिरांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, t क्या है समय है, r0 क्या है प्रारंभिक सांद्रता है और r शेष सांद्रता है। फिर हमने देखो ये जो इक्वेशन आपके 3 दिया हुआ है इस इक्वेशन को देखो आप, ये इक्वेशन क्या है सरलेखीय समीकरण y बराबर mx प्लस t। इस समीकरण में देखो y की जगह क्या है r, यानी y x पर r आ जाएगा। देखो n की जगह क्या है, n क्या है ढाल, ढाल। फिर उसके बाद x पर t है तो देखो t आ गया और c की जगह r0, c के अंतःगण। तो ये आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए r तथा t में संबंध हेतु आरेख बन गया। यहां तक हो गया क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों अर्ध आयताकार की, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयताकार, शून्य कोटि रिएक्शन हेतु अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल हाफ टाइम, हाफ टाइम। तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने से पहले हम ये बात करते हैं अर्ध आयुकाल क्या होता है। आयुकाल मतलब किसी भी पदार्थ को पूर्ण होने में लगा समय। कोई पदार्थ जैसे 100 ग्राम पदार्थ अपने पास, और इस 100 ग्राम पदार्थ को खत्म होकर और 0 ग्राम होने में जो समय लगेगा वो इसका क्या कहलाएगा आयुकाल कहलाएगा। ये कह रहा अर्ध आयु, यानी आयु का आधा। और आयु का आधा मतलब किसी भी पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता है जब ये पूरी खत्म होती है और पूरी खत्म होने में समय लगता है वो होता है उसका आयुकाल। अपने को अर्ध आयुकाल चाहिए, मतलब वह समय जहां किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी समाप्त हो गई, आधी खत्म हो गई। जैसे ये 100 ग्राम मात्रा है, ये अगर खत्म होकर कितनी रह गई 50 ग्राम, मतलब खत्म कितनी हुई है शेष तो रह गई 50 ग्राम और खत्म भी कितनी हुई है 50 ग्राम। मतलब आप इस परिभाषा को क्या लिख सकते हो, वह किसी पदार्थ का वह समय जहां पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी शेष रह जाती है, या किसी पदार्थ का वह समय जहां पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी खत्म हो जाती है, उस समय को उसका अर्ध आयुकाल या हाफ टाइम कहते हैं। तो देखो लिख देते हैं अर्ध आयुकाल या हाफ टाइम की परिभाषा। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल हाफ टाइम, टी हाफ, तो वह समय जिस पर किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी समाप्त हो जाती है या आधी शेष रहती है, आधी शेष रहती है, उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है, उसका अर्ध आयुकाल हाफ टाइम कहलाता है। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हो गया, किसी भी पदार्थ को आधा खत्म होने में लगने वाला समय या प्रारंभिक मात्रा आधी शेष रह जाए उस दौरान जो समय लगता है वो उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है, जिसे t/2 या t हाफ से दर्शाते हैं, जिसे t/2 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये केवल शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल की परिभाषा नहीं है,
ये प्रत्येक पदार्थ के अर्ध आयुकाल की परिभाषा होती है। ले एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों बात कर लेते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की। तो ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसके हाफ टाइम की बात करते हैं। इसको का लिख लेते हैं, का अर्ध आयुकाल। तो देखो वी नो डेट, हम जानते हैं कि इसके आयुकाल का सूत्र आया था आपके टी बराबर आर नोट माइनस आर बट्टा के, ये आया था। अपने को निकालना है क्या टी हाफ। तो देखो माना लिख लो या ये भी लिख लो, समय अर्ध आयुकाल क्या है टी, समय जो है टी बराबर तो क्या हो जाएगा, आपको अर्ध आयुकाल लेना है। और जब समय आधा होगा उस समय देखो ये आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और शेष सांद्रता कितनी रहेगी, जो आर है वो कितनी रहेगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो ये जो आपके आर है वो कितनी रह जाएगी, आर नोट की आधी। मेन चीज यहां समझना है, आर बराबर आर बटा दो, आर जीरो बटा दो क्यों लिखा है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता की आधी तो रहेगी, वही तो शेष रहेगी। देखो भाई एक बार देखो आप, ये देखो आपके आर क्या है, शेष सांद्रता, आर क्या है, शेष। और अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या कह रही है, प्रारंभिक मात्रा आदि समाप्त हो जाती है, आदि शेष रहती है, यानी आर क्या रहेगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा। तो देखो आर क्या रहेगा, प्रारंभिक मात्रा आर जीरो का आधा। तो इक्वेशन 1 में टी तथा आर का मान रखने पर, टी तथा आर का मान रख देते हैं। तो देखो टी की जगह तो टी आप आ जाएगा, और जैसे यहाँ टी आप आएगा आर नोट में कोई बदलाव नहीं करना आपको, माइनस आर की जगह क्या जाएगा, आर नोट बाई 2 अपॉन के। क्लियर, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो टी हाफ इज इक्वल, या लेस ले लेते हैं, तो ये 2 बट्टे में तो के है, यहाँ 2r0 माइनस r0 आ जाएगा। आगे और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो टी हाफ, यहाँ क्या रह गया आपके पास, r0 शेष रह गया, ये बट्टे में क्या है 2, अब ये के ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2k। तो टी हाफ बराबर क्या आ गया, r0 बट्टा 2k। जहां देखो लिख देता हूं, जहां टी हाफ इस बराबर है अर्ध आयुकाल, टी हाफ क्या है, अर्ध आयुकाल। और देखो r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और k क्या है, वेग स्थिरांक है, k क्या है, वेग स्थिरांक। अब देखो अपने यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए आप। अब देखो यहाँ अपने जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक क्वेश्चन आता है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखो ये टी हाफ बराबर क्या है, r0 बटा 2k, यानी समानुपाती में आपके क्या r0, मतलब प्रारंभिक मात्रा जितनी ज्यादा होगी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उतना ही ज्यादा होगा, और प्रारंभिक मात्रा घटेगी तो अर्ध आयुकाल भी घटेगा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो ये नोट लिख देते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल यानी t/2 पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता r नोड या r0 पर निर्भर करता है,
है। आर नोड में वृद्धि होगी तो टी हाफ में भी क्या होगी, वृद्धि। आर नोड में क्या होगी, कमी होगी तो अर्धायुकार में क्या होगा, घटेगा। या आपके बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकार। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। देखो परिभाषा लिखनी है, शून्य कोटि में सांद्रताओं की धातु का योग 0 होना चाहिए था, प्रथम कोटि में क्या होगा 1। बाकी आप एक बार ट्राई करना वैसे वेग समीकरण बनाने की, अवकलित वेग समीकरण तक आप बना सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो। उसके बाद दरोनुपाती क्रिया नियम से वेग पद समानुपाती चिन्ह को हटा लेना, सांद्रता घात 1 रख लेना, यहां तक बनाने की कोशिश करना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप इस नोट का। तो ये था आपके शून्य कोटि अभिक्रिया जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। और शून्य कोटि अभिक्रिया में हमने के की यूनिट देखी थी, के की यूनिट थी आपके जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या थी आपके, जो थी आपके मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, एक नोट और, वे सभी रिएक्शन जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है उनकी कोटि सदैव शून्य होती है, उनकी कोटि सदैव शून्य होती है। तो बच्चों ऐसी कोई भी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को आपको जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलेगा, जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके पास अमोनिया है और उत्प्रेरक में यहाँ प्लेटिनम आ गया, तो अब इसमें देखो अमोनिया के 2 मोल है, कायदे से मोल घात में जानी चाहिए यानी कोटि 2 होनी चाहिए, लेकिन उत्प्रेरक आ गया मतलब कोटि क्या होगी 0। तो देखो मैंने 3 तरीके बता दिए कोटि निकालने का। पहला, अगर वेग पद दिया हुआ तो धातु को जोड़ दो। दूसरा, इकाई देख के, जैसे अगर किसी की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो शून्य कोटि है, केवल सेकंड इनवर्स है तो प्रथम कोटि है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है तो द्वितीय कोटि है। और एक ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें आपको उत्प्रेरक मिल जाए या कोई धातु मिल जाए, वो अभिक्रिया डेफिनेट शून्य कोटि अभिक्रिया की होती है, जिनका अर्धायुकार उनकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से मिलाना अपनी कॉपी में, पूरा एक बार अपने हाथ को द्वारा रफ कॉपी में खुद मन से लिखने की कोशिश करना। अगर ये डेरिवेशन आपको आ गया, इसका समाकलित वेग समीकरण बनाना और अर्धायुकार बनाना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।